आई ग्लास। अगला पार्ट है आपका किस चीज का, इन्वेस्टमेंट। बच्चों यहाँ पे अब थोड़ी सी बातें रह गई हैं, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है ना, एज अ फर्म जब पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को बढ़ाता है, चाहे वो फिक्स इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करे, है ना, चाहे वो स्टॉक पे लगाए, चाहे वो मशीनें खरीदे, ये सब क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। जब अपनी आप एसेट्स क्रिएट करते हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, एक कौन सा है बोलो, और एक कौन सा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से आप ऑलरेडी रूबरू कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। पता है कहां पढ़ा था आपने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, चलो मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर स्टार्ट जब किया था ना, तो आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी, ये देखो ये वाला, C+I से क्या बनता है, AD। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट थी पता है आपको, ये थी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और मैंने उस टाइम बताया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती, जो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। और इसका कर्व बताओ कौन सा वाला है इसमें से, जो स्ट्रेट लाइन बना है, क्योंकि देखो ये सारा फिक्स्ड है तो स्ट्रेट लाइन बना है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बताया भी था कि आई लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्यों, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये फिक्स्ड रहती है, चाहे इनकम कितनी भी हो जाए ये हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। क्या बोलते हैं इस इन्वेस्टमेंट को हम, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों यहां से पढ़ रखा है तुमने, बस आपको अगला वो पढ़ना है, क्या है वो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखो अगर मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि अफेक्ट नहीं होता किससे, चेंज द लेवल ऑफ इनकम, कितनी भी चेंज है, बढ़ जाए घट जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इज नॉट अ इंड्यूस, मतलब ये चेंज नहीं होता, ठीक है, ये कोई प्रॉफिट मोटिव से चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ज्यादा इन्वेस्ट कर देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ हमेशा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बच्चों से कर्व कैसा बनेगा बताओ, ऐसा या ऐसा, कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। और शेड्यूल आपको पता ही कैसा है, बिल्कुल फिक्स्ड है, सारे फिक्स्ड है, कोई भी नंबर, जैसे वही नंबर ले लेना, इनकम 0, 10, 20, 30, 40 और इन्वेस्टमेंट कितनी थी 10, 10, 10, 10, आपका कर्व कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले इन्वेस्टमेंट की बात भी कर लेते हैं साथ साथ। क्या लिखा है बच्चों, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो डिपेंड है किस पर, इनकम पर, जो चेंज भी होगा। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ रही है, आपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी, तो क्या अभी भी कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो बताओ कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड। ये कर्व कैसा बनने वाला है, आप शेड्यूल भी ले सकते हो यहां पे, कैसा, मान लो आपने इनकम बढ़ाई और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी, यहां पे पॉइंट को रखना, और क्या बन जाएगा आपका, ये इन्वेस्टमेंट कर्व बन जाएगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये इंड्यूस। देखो लिखा हुआ है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट व्हिच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो ये उस पर डिपेंड है। और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किससे, मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, मतलब जैसी आपकी इनकम चेंज होगी इन्वेस्टमेंट भी चेंज होने लगेगी, है ना। तो ऐसे में इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आता है ये चारों वर्ड, सबसे खतरनाक वर्ड है ये, ठीक है बच्चों। यहां तो जो ब्रैकेट में लिखे, ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, ये सब तो एग्जाम्पल है, असली वर्ड हमें क्या पढ़ना है, ये वाले वर्ड। क्या लिखा है बताना, एक्सेंट, एक्सपोज्ड, एक्सेंट और एक्सपोज्ड। असली वर्ड तो ये है, आगे जो लिखा हुआ है वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एग्जाम में एक्सेंट के आगे कुछ भी ले सकता है वो, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट सेविंग, एक्सेंट डिमांड, एक्सेंट सप्लाई, कुछ भी ले सकते हैं इसके आगे। तो पहले ना आप इस वर्ड को समझ लो अच्छे से, आगे वाले वर्ड को जो पहले लिखा हुआ है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आगे जो आगे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। बच्चों एक्सेंट को हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं पता है, क्या लिखा है मैंने, ये प्लानिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि यार अगले 2 महीने में इतने चैप्टर्स की स्टडी हम कर लेंगे, ये एक्चुअल है, ये क्या है अभी सब, इसी प्लानिंग है। प्लानिंग वर्ड के लगाते हैं इकोनॉमिक्स में, क्या, एक्सेंट। समझ में आया। तो मुझे बताओ अभी एक्सेंट किसकी हो रही है, जो बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे,
सेविंग की हो रही है, मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है बताओ, कि हम बैठे बैठे अभी क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कितना सेव करेंगे, है ना। मतलब पढ़ना है, यही लिखा हुआ है क्या, इसके अंदर यही लिखा हुआ है, पढ़ना जरा क्या लिखा है, रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड या सेवर प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये लिखा है ना, आप यहां पे ये प्लान कर रहे हो कि अलग अलग इनकम पे मैं अलग अलग सेविंग कितनी करूंगा, यही तो मतलब है। तो बच्चों एक्सेंट वर्ड के अगर मैं आगे डिमांड लगा दूं, एक्सेंट डिमांड, तो क्या मतलब बताओगे उसका, सारे सेक्टर मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कितनी डिमांड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं मैक्रो में डिमांड बोलूंगा तो आप उसको एग्रीगेट डिमांड सोचना है। एग्रीगेट डिमांड पता नहीं क्या होता है, इसमें सारे सेक्टर डिमांड करते हैं। तो एग्रीगेट एक्सेंट डिमांड में आप क्या सोचोगे कि पूरा सेक्टर ये प्लान कर रहा है कि हम कितनी डिमांड करेंगे। समझ में आ गया। तो बच्चों ये बताओ एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा फिर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फॉर्म सेक्टर, इन्वेस्टर करता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा वो, यहां वो प्लानिंग कर रहा है। पढ़ के देखना एक बार क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट विच फॉर्म प्लान टू, जो फॉर्म क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है किस लिए, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमी। वो सोच रहा है कि अलग अलग इनकम में मैं कितना अलग अलग से इन्वेस्टमेंट करूंगा, है ना। तो आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। और सुनो ध्यान से, ये आपको लग रहा है इजी, पर इजी नहीं है। 4-4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं एक्सेंट एक्सपोज के, केस बेस पर आते हैं, केस बेस पर आएंगे। ठीक है, ये वर्ड्स आपको सिर्फ सिखाने के लिए है कि होता क्या है, ताकि आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सको कि मतलब क्या है इसका। तो एक्सेंट वर्ड प्लानिंग के लिए लगता है, आगे कुछ भी लग सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड लगाए हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आप आगे यहाँ पे सप्लाई लगा सकते हो, आप यहाँ पे आगे डिमांड लगा सकते हो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और भी बहुत कुछ। समझ में आ गया। फिर ये एक्सपोज क्या है, एक्सपोज है एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल आपने सेविंग की प्लान करी, 10,000 रुपए की सेविंग करने की प्लानिंग कर रहे हो, पर हुआ आपसे 12,000 या फिर 8,000 या फिर 10,000 ही। एक्चुअल बाद में होता है ना, क्या बोलेंगे उस वर्ड को, एक्सपोज। तो एक्सपोज सेविंग का मतलब पढ़ना जरा क्या लिखा है, अपने आप से भी सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है बच्चों, अपने आप से पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा है, रेफर्स टू एक्चुअल या रियलाइज सेविंग इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल में कितना सेविंग हुआ। तो बच्चों ये एक्सेंट सेविंग क्या था, प्लानिंग कर रहे हैं कितना सेव करेंगे। एक्सपोज क्या है, एक्चुअल में कितना सेविंग हुआ। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टर प्लान कर रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्सपोज इन्वेस्टमेंट क्या है, जहां एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। एक्सेंट डिमांड, सारे सेक्टर मिलकर कितना प्लान कर रहे हैं, डिमांड करेंगे। और एक्सपोज डिमांड, एक्चुअल में कितना डिमांड हुआ है। एक्सेंट सप्लाई, फॉर्म सेक्टर सारे मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कितनी सप्लाई करेंगे। और एक्सपोर्ट सप्लाई, एक्चुअल में कितना सप्लाई हुआ। हर एक चीज ना पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद एक्चुअल में कुछ और निकल के आता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट। बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी एरिया में 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000 पॉपुलेशन है, क्या 10,000 ही वर्कर है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बोलो। किसी एरिया में 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है, क्या 10,000 ही वर्कर हो सकते हैं, क्यों नहीं सकते। वर्कर मतलब अभी समझो जो काम कर भी सकते हैं और इसके बाद सारे काम कर भी रहे हो। क्यों नहीं हो सकते 10,000 के सारे, क्योंकि उसमें क्या होंगे, बच्चे भी होंगे, कुछ 60 प्लस भी होंगे। 60 प्लस वालों को हम वर्कर नहीं मानते, 18 से नीचे वालों को हम वर्कर नहीं मान सकते, है ना। हेलो, ये बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं 10,000 में से 7,000 ऐसे वर्कर हैं, ऐसे लोग हैं जो 18 से ऊपर हैं और 60 से नीचे। इसमें मेल फीमेल दोनों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वर्कर्स में फीमेल भी आती हैं। बच्चों वर्कर का मतलब गमछे वाले भैया मत समझ लेना, वर्कर का मतलब वो सीईओ भी है
ठीक है, जो किसी बड़े कंपनी में एज अ मैनेजर या बहुत बड़े पोस्ट पे होगा, वो भी तो वर्कर ही है। वर्कर उसे कहते हैं जो काम कर रहा है, जो मैं भी इस टाइम पे भी कौन हूं, एक वर्कर हूं जो काम कर रहा है अर्निंग मोटिव के लिए। समझ में आया? तो वर्कर का मतलब गमछे वाले भैया मत समझ लेना गधो। अब बताओ, जैसे 10,000 में से मान लो मैं मानता हूं 7,000 लोग वर्कर हैं। अब बताओ, वर्कर एक्चुअल में काम कर भी रहे होंगे कुछ, और कुछ नहीं भी कर रहे होंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? कुछ काम कर भी रहे होंगे, कुछ क्या रीजन है ना करने के? किसी का मन नहीं होगा और किसी को जॉब मिल नहीं रही होगी, हो सकता है, हाँ या ना? जो 7,000 बंदे वो हैं जो 18+ हैं और 60 से नीचे हैं। 7,000 में से कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोग काम नहीं कर रहे, और जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे? क्या पता उनको जॉब नहीं मिली, और क्या पता वो खुद नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता? अब मैं आपको बताता हूं, जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको अगर काम मिल जाए, जितने रुपए मार्केट में चल रहे हैं उस रुपए पर, उस वेज रेट पर, उसे कहते हैं क्या? तो मुझे बताओ, मैंने कौन से पर्सन को लिया? जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर सकते हैं, अगर उन सबको काम मिल जाए। जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ बंदे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको काम करना ही नहीं है, उन पर्सन को नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उन्हें काम करना ही नहीं है। मैं तो कौन सा लूंगा? जो काम कर भी रहे हैं और जो काम करना चाहते भी हैं, उन सबको क्या मिल जाए? जॉब मिल जाए एक मार्केट वेज रेट पर, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? फुल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल मान लो 5,000 ऐसे बंदे हैं, 5,000 लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं और सबको काम मिल रही है, और मान लो रेट है 1,000 रुपए पर डे, 1,000 रुपए ही काम मिला है सबको, तो क्या बोलेंगे उसको हम? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे हम? नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है? फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है बच्चों? समझ लो, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट से कहते हैं जहां कुछ समय तक के लिए बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाए, कुछ समय तक के लिए बस। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक जगह जॉब कर रहा हूं और मेरे कंपनी वाले कह रहे हैं कि आपको हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से चेन्नई। अब चेन्नई पहुंचने में, चेन्नई में ज्वाइनिंग करने के लिए मुझे 1 हफ्ता दिया गया है बीच में, पर उन्होंने बोला 1 हफ्ते की सैलरी आपको मिलेगी नहीं। आज यहां से आप जाइए, यहां से सैलरी लेके जाइए, जब वहां ज्वाइन करोगे तो वहां सैलरी मिलेगी आपको। अब मुझे टाइम दिया कितने का? 1 हफ्ते का। वो 1 हफ्ता मैं कहीं काम नहीं कर रहा ना, मैं क्या हूं उस टाइम पे? 5 दिन, 1 हफ्ता अनएम्प्लॉयड हूं। क्या बोलेंगे उसको हम? फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट होता है जो लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, लंबे समय तक के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3-4 महीने के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हूं, या कोई काम ही नहीं मिल रहा, बाद में कभी काम मिला मुझे। समझ में आया? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार। क्या? अच्छा बताओ, उस बंदे को मैं बेरोजगार बोलूंगा? नहीं, उस बंदे को बेरोजगार बोलूंगा जो काम करना ही नहीं चाहता। उस जो काम करना नहीं चाहता, जो खाली बैठा हुआ है, उसे मैं बेरोजगार नहीं कहते। बेरोजगार किसे कहते हैं? जो काम करना चाहता है फिर भी खाली बैठा है। समझ में आया? लास्ट 2 वर्ड रह गए हैं, क्या है ये? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और आप खुद जरा पढ़ो और खुद समझो। मैंने आपको बता दिया ये बात, ये दोनों बातें बता दी हैं, जरा खुद समझो क्या है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो काम करना चाहता है पर काम उसे नहीं मिल रहा, यही है ना? यही लिखा है अंदर। रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो बेरोजगारी है उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, हु आर विलिंग एंड एबल। विलिंग मतलब चाहना, एबल मतलब वो पूरी तरह सक्षम है, हाथ पैर सब सलामत है उनके। एट अ एग्जिटिंग वेज रेट, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी पे काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो बेरोजगार है। कौन से? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक क्या है और एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? जहां वो खुद ही काम करना नहीं चाहते। तो क्या लिखा हुआ है? रेफर सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग, वो चाहता ही नहीं है काम करना, टू वर्क एट अ एग्जिटिंग वेज, जो भी रेट चल रहा है उस पर वो काम करना नहीं चाहता। क्या पता उसे सैलरी ज्यादा चाहिए, वो सोचता है कि नहीं मैं 1,000 रुपए में काम नहीं करूंगा, मुझे 2,000 रुपए चाहिए, इसलिए वो काम पे गया ही ना। ठीक है, वो काम करना चाहता ही नहीं है। ऐसे वो बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों आपका ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म।